स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 बॉटनी के पिछले लेक्चर में हमने एल्ब्यूगो की स्टडी स्टार्ट की थी और मैंने बताया था कि कोई भी फंगल मेंबर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या टॉपिक किसके अंतर्गत उसको हमें पढ़ना होगा, किन टाइटल्स के अंतर्गत उसको हमें पढ़ना होगा। तो सिस्टमैटिक पोजीशन, अक्यूरेंस, थैलेसिस स्ट्रक्चर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसके जो एसेक्सुअल सिम्टम्स थे वो, और किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है, कैसे कोनिडिया जर्मिनेट करता है, ये पढ़ा। आज के इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सिस्टोपस। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सिस्टोपस या एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो स्पीशीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है और यह क्रिया गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट द्वारा ही कंप्लीट होती है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडिया तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ओगोनियम कहते हैं। इसकी जो अधिकांश जातियाँ होती हैं वो हेट्रोथैलिक होती हैं। हेट्रोथैलिक से हमारा मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन बनते हैं वो अलग अलग थैलस पर बनते हैं। यदि हम किसी oogamous टाइप के रिप्रोडक्शन को स्टेप में डिवाइड करें तो वो 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। जैसे दोनों टाइप की गैमेटेंजिया का निर्माण होना, दोनों प्रकार के गैमेट्स का फ्यूज़न होना, जाइगोट की फॉर्मेशन होना और जाइगोट के जर्मिनेशन से नेक्स्ट माइसीलियम का बनना। तो इसकी पहली स्टेप होनी चाहिए डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम। ओगोनियम के अंदर एग का निर्माण होता है। दूसरी स्टेप होनी चाहिए डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, जिसके अंदर एंथीरोजॉइड मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। और तीसरी स्टेप में दोनों एग और एंथीरोजॉइड मिलकर यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर जाइगोट का निर्माण करते हैं और इसी जाइगोट के निर्माण से नया माइसीलियम बनता है। अब पहली स्टेप की हम बात करते हैं। पहली स्टेप पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम। तो ओगोनियम के निर्माण के समय माइसीलियम की किसी भी ब्रांच का जो एपेक्स है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई इकट्ठा करने के कारण फूलकर गोल हो जाता है और यह भाग एक ट्रांसफर सेप्टम द्वारा थैलस से अलग हो जाता है। यानी कि जो इसका जो कॉन्टैक्ट है वो मेन थैलस से कट ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो ज़्यादा प्लाज्म इकट्ठा हो गया है, न्यूक्लियाई इकट्ठे हो गए हैं, उसका कभी इन्वर्स फ्लो ना हो तो मेन थैलस से इसका जो कट ऑफ होता है एक ट्रांसफर सेप्टम द्वारा हो जाता है। इसके बाद जो यंग ओगोनियम के डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस डिवीजन होती है। थैलस डिप्लॉयड होता है, इसके न्यूक्लियस भी डिप्लॉयड होते हैं और गैमेट्स बनने के लिए हैप्लॉयड न्यूक्लियाई की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में मियोसिस डिवीजन होता है जिससे अनेक हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। उसके बाद ओगोनियम का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बाहर वाले मल्टी न्यूक्लिएट वैक्यूलिक्त प्लाज्म को पेरिप्लाज्म कहा जाता है तथा सेंटर वाले मल्टी न्यूक्लिएट डेंस प्लाज्म को यानी कि गाढ़ा प्लाज्म को ओप्लाज्म कहा जाता है। एल्ब्यूगो की सभी स्पीशीज को मतलब फंक्शनल एग में न्यूक्लियाई की संख्या के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो जिसको नाम दिया गया है फर्स्ट ग्रुप। इस ग्रुप में जो फंक्शनल एग होगा वो यूनिन्यूक्लिएट होगा। ऐसे एग को हम सिंपल एग भी कह सकते हैं। एल्ब्यूगो कैंडिडा इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड ग्रुप है, इस ग्रुप की जातियों में फंक्शनल एग मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसे हम कंपाउंड एग भी बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल एल्ब्यूगो ब्लेटी है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि सबसे पहला गैमेटेंजियम ओगोनियम का निर्माण माइसीलियम से हो जाता है। इसके बाद सेकंड हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या है? मेल गैमेटेंजियम है। ओगोनियम के डेवलपमेंट की कुछ समय बाद या करीब करीब उसके साथ ही साथ ओगोनियम के पास स्थित किसी माइसीलियम की हाइफी से एंथ्रीडियल ब्रांच बनती है। एंथ्रीडियल ब्रांच ही आगे जाके एंथ्रीडियम का निर्माण करेगी। तो पहले माइसीलियम से क्या बनी? एंथ्रीडियम ब्रांच बनी, जिसका एपेक्स मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके क्लब शेप एंथ्रीडियम का निर्माण करता है। क्लब शेप का मतलब होता है मुग्धर के आकार का। इस एंथ्रीडियम के बेस पर एक ट्रांसफर सेप्टम द्वारा मेन थैलस से
कट ऑफ हो जाता है, यानी कि संपर्क खत्म हो जाता है। इसका भी रीज़न वही है कि जितने भी गैमेटेंजियम हैं वो मेन थैलस से कट ऑफ हो पाएंगे, तो उनका कोई कंटेंट्स हैं वो इन्वर्स फ्लो नहीं करेंगे। एंथीडियम के जब डिप्लॉयड न्यूक्लियस में गैमेटोजेनिक मियोसिस के कारण अनेक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। जैसे ओगोनियम के निर्माण के समय भी गैमेटोजेनिक मियोसिस हुई, वैसे ही एंथीडियम के निर्माण के समय भी गैमेटोजेनिक मियोसिस होती है और वो न्यूक्लियाई हैप्लॉइड हो जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, इन दोनों गैमेटेंजियम के अंदर बनने वाले गैमीट्स का फ्यूज़न होता है और जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि दोनों गैमेटेंजियम हैं, इनके कॉन्टैक्ट करने के लिए एक ट्यूब का निर्माण होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट द्वारा होता है। एंथीडियम तथा ओगोनियम के कॉन्टैक्ट के स्थान पर दोनों की जो दीवार होती है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, वो गल जाता है तथा एंथीडियम की इनर वॉल एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण करती है। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब ओप्लाज्म में प्रवेश करने से ठीक पहले एक स्ट्रक्चर बनाती है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीनोसेंट्रम बोलते हैं, इसको हम सीनोसेंट्रम कहते हैं। यह ट्यूब सीनोसेंट्रम के साथ पहुंचकर फट जाती है और अपने अंदर से जो मेल न्यूक्लियस होता है वो डिस्चार्ज कर देती है। ये जो डिस्चार्ज मेल न्यूक्लियस है वो एग से फ्यूज होकर जाइगोट बना लेता है। और इसमें दो तरह के केस बताए थे कि जो एक ग्रुप की स्पीसीज जो होती है उसमें सिंपल एग होता है और एक ग्रुप की स्पीसीज जो होती है उसमें कंपाउंड एग होता है। तो अगर हम सिंपल एग की बात करें तो इस केस में सिंपल एग सिंपल जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है और कंपाउंड एग कंपाउंड जाइगोट में चेंज हो जाता है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंपल एग में जब मेल न्यूक्लियाई जाता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू तो एक ही न्यूक्लियाई जाता है, जबकि कंपाउंड एग में बहुत सारे न्यूक्लियाई जाते हैं। और सिंपल एग में एक मेल न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस से फ्यूज होकर सिंपल जाइगोट में या oospore में कन्वर्ट होता है, जबकि कंपाउंड oospore में एक से अधिक न्यूक्लियाई, जितने मेल न्यूक्लियाई होते हैं उतने ही फीमेल न्यूक्लियाई होते हैं, इनका आपस में फ्यूज़न होता है और वो एक कंपाउंड एग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में यदि फर्स्ट जितने न्यूक्लियाई की आवश्यकता होती है उतने ही न्यूक्लियाई डिस्चार्ज होते हैं। जाइगोट का इस प्रकार जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट प्रोजेनी देने के लिए जाइगोट का जर्मिनेशन होना आवश्यक है। फिर जाइगोट का जर्मिनेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग अपने चारों ओर एक थिक वॉल का निर्माण करता है जिसे हम एग्जाइन कहते हैं। एग्जाइन रेगुलर होती है, जबकि इनर वॉल जो होती है थिन और स्मूथ होती है, इसे इंटाइन कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर oospore जल अवशोषित करके फूलता है और इसके न्यूक्लियाई माइटोसिस डिवीजन द्वारा अनेक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाते हैं। इसके बाद oospore का प्रोटोप्लान अनेक यूनिन्यूक्लियेट खंडों में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक टुकड़ा मेटामॉर्फोसिस द्वारा जूस्पोर बनाता है। इसके बाद oospore की एग्जाइन फट जाती है तथा जूस्पोर पहले वेसिकल में फ्री होते हैं, उसके बाद होस्ट सरफेस पे फ्री हो जाते हैं। कुछ देर बाद जूस्पोर अपने फ्लैजिला गिरा देते हैं, यानी कि डीफ्लैजिलेट हो जाते हैं, एंसिस्टेड हो जाते हैं और जर्म ट्यूब द्वारा जर्मिनेट करके स्टोमेटा के रास्ते से होस्ट में एंटर करके नया माइसीलियम बनाते हैं, जो लाइफ साइकिल को पहले की तरह रिपीट करता है। इस प्रकार कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो 4 स्टेप्स थी हमने उसकी थ्योरी पढ़ी। अगर इसके डायग्राम पर एक नज़र इसके डायग्राम पे डालते हैं, ये डायग्रामेटिकली हमें उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, जिससे बताया कि एंथीडियम और ओगोनियम का निर्माण जब होता है तो मेल और फीमेल ब्रांच डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। फीमेल ब्रांच मेल ब्रांच यंग ओगोनियम में और मेल ब्रांच यंग एंथीडियम में, फीमेल ब्रांच यंग ओगोनियम में कन्वर्ट हो जाती है। और एक ट्रांसफर सेप्टम द्वारा इनका मेन थैलस से कांटेक्ट खत्म हो जाता है और जब ये मेच्योर होते हैं तो ओगोनियम एक गोल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एंथीडियम एक क्लब शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ओगोनियम यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकता है और मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकता है।
इस प्रकार जो मेच्योर एंथ्रीडियम और ओगोनियम बनने के बाद एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होता है। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब यूनिन्यूक्लिएट एग के केस में अपना एक मेल न्यूक्लियाई डिस्चार्ज करती है, जबकि मल्टी न्यूक्लिएट एग के केस में उतने ही मेल न्यूक्लियाई डिस्चार्ज करती है जितने की फीमेल न्यूक्लियाई होते हैं। इसके बाद ये दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लियाई मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और इस एग के चारों ओर एक मोटी वॉल बन जाती है, सिक्साइन कहते हैं, जो थिक व ऑर्नामेंटेशन जिसमें होता है। एक इनर वॉल होती है, वो थिन व इलास्टिक होती है, जिसे हम इंटाइन बोलते हैं। इस प्रकार कंपाउंड oospore, सिंपल oospore और कंपाउंड oospore का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब इस जाइगोट के जर्मिनेशन से नेक्स्ट माइसीलियम का निर्माण होना होता है। जर्मिनेशन ऑफ oospore में हमें पढ़ना है कि ये जो जाइगोट होता है इसके डिप्लॉयड न्यूक्लियाई माइटोसिस डिवीजन द्वारा अनेक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाते हैं। प्रत्येक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई और थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म मिलकर यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट मेटामॉर्फोसिस द्वारा एक जूस्पोर का निर्माण करते हैं। ये जूस्पोर पहले वेसिकल में मुक्त होते हैं, उसके बाद वेसिकल के गलने के बाद ये जो होस्ट सरफेस होता है उस पर मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक जूस्पोर को यदि हम देखें तो प्रत्येक जूस्पोर रेनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, हेट्रोकनोट होता है, उसका एक फ्लैजिला हेयरी यानी कि टिंसल होता है, एक स्मूथ होता है, लेटरली बाइफ्लैजिलेट होता है। कुछ टाइम बाद ये अपने फ्लैजिला गिराकर डीफ्लैजिलेट हो जाता है। डीफ्लैजिलेट जूस्पोर या एंसिस्टिक जूस्पोर बोलते हैं। ये जूस्पोर जर्मिनेशन के दौरान इसकी इंटाइन जो होती है वो जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है और ये जर्म ट्यूब होस्ट स्टोमेटा के अंदर एंटर करती है, मल्टीप्लाई करती है, ब्रांचिंग करती है, ग्रोथ करती है और नया माइसीलियम बनाती है। इस प्रकार oospore का जर्मिनेशन कंप्लीट होता है।